नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का मॉडल पेपर कि किस तरह से हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो 16 फरवरी को बिल्कुल इसी तरह का पेपर आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी हिंदी को जो 16 तारीख का आपका क्लास 10 का पेपर होने वाला है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक होगा 70 का। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जैसा मैं आज बता रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं। विकल्प है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग या शुक्लियोत्तर युग। तो याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये शुक्लियोत्तर युग के लेखक होने वाले हैं, यानी विकल्प डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस युग की रचना है। तो याद रखिएगा कि ये शुक्ल युग की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये शुक्ल युग की रचना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं। तो 11 वर्ष का समय जो कहानी के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर एक अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण कवि और लेखकों का जीवन परिचय, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सब क्या है, ये सब नाटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये एक संपादक थे, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एक संपादक थे। छठा प्रश्न आपका है कि रीतिकाल को दूसरे किस काल के नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, ठीक है, उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है पुनर्जागरण काल को कहते हैं। तो पुनर्जागरण काल को मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक, पुनर्जागरण काल को मध्यकाल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां आपका है कि रसखान ने रचनाएं लिखी। तो भैया रसखान ने जो रचनाएं लिखी वो बड़े ही सरस भाषा में लिखी थी, यानी शैली की बात करें तो मुक्तक शैली। ठीक है, रसखान जी ने सरस और मधुर भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है, और अगर शैली की बात करें तो मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस पद से सम्मानित किया। पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। तो याद रखिएगा कि पद्म भूषण से भारत सरकार ने महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सेम इसी तरह का मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें हास्य रस है, करुण है, श्रृंगार है कि वीर रस है। तो याद रखिएगा कि ये श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। ठीक है, यहाँ पर बिछड़ने का वर्णन है। ठीक है, यानी श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। अगला है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार बिल्कुल सही होगा, उपमा अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जिसके विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरणों का मतलब दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, वो छंद कौन सा है। दोहा, सोठा, रोला या कुंडलिया। तो याद रखिएगा कि वो दोहा होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिमान में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का मतलब वो होता है जो आगे लगा हो। तो अभिमान में आगे क्या लगा हुआ है, अभि, यानी उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभि। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। 15वां क्वेश्चन है कि उत्थान और पतन पद में समास कौन सा है। तो ध्यान से समझिएगा कि जिसके बीच में ये योजक का चिन्ह लगा होता है
वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। कहीं पर भी अगर ये योजक का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है कि अच्छ का तद्भव क्या है, ठीक, तो अच्छ जो है इसका तद्भव हो जाएगा आँख, ठीक है, अच्छ का तद्भव हो जाएगा आँख। अगला है कि व्यथा किसका पर्यायवाची है, यानी व्यथा को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो व्यथा को हम दुख भी कहते हैं, यानी व्यथा जो है किसका पर्यायवाची है, दुख का पर्यायवाची है। अगला है कि अत्यंत में संधि बताइए, तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर या, वा और रा के साथ अधूरा शब्द यानी आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ हमेशा यड़ संधि होती है। देखिए यहाँ पर या के साथ आधा ता आ गया, इसका मतलब यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। ये पहचानने की संधि ट्रिक है कि कहीं पर भी अगर आधे अक्षर या, वा और रा इन तीनों अक्षरों में से किसी के साथ भी अगर अधूरा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। अगला है कि मतीसु शब्द मति का किस विभक्ति व वचन का है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अगला है कि हसिष्यतः हस धातु के किस लकार का रूप है, तो याद रखिएगा ये लिट लकार का रूप है, यानी भविष्य काल का रूप है, ठीक। तो इस नंबर से आप इस तरह से आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। ध्यान से सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्य के और पद्य के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न ठीक से पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल सही हो, ठीक है। और अगर 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो सही हो जाता है तो 100% आप समझ लीजिए कि 70 में कम से कम आप 65 से 66 नंबर जरूर लेकर आने वाले हैं, ठीक। इसके बाद खंड खा की बात करें तो वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड खा में देखिए एक संदर्भ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ को देख करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ऊपर लिखा जो पैराग्राफ है ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ जो है ये मित्रता पाठ का है, ठीक। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, किस पाठ का है, मित्रता पाठ का है, ठीक है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। बस आप गद्यांश में यानी संदर्भ में इसी को लिख देंगे और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए इसी के नीचे प्रश्न दूसरा लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो रेखांकित अंश का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई हो। जैसे देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है किसी युवा पुरुष की संगति, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाएगी, इसकी क्या कर देनी, व्याख्या। तो व्याख्या करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है। जैसे लिखा है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है कि लेखक कहता है कि जिसकी संगत जो है बुरी होती है उसका जो है उसके व्यवहार पर, उसके चरित्र पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसी को अपने शब्दों में लिख देंगे और इसकी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी में लिखा है कि कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, ठीक है, यानी बुरी संगति और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरह से कर देंगे, अथवा करके एक दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर वो पैराग्राफ आपको नहीं पता है तो इस पैराग्राफ को पढ़ करके इसके नीचे भी 3 प्रश्न लिखे गए हैं, इनके उत्तर आप दे सकते हैं। दोनों में से जो एक आपको पता होगा कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश लिखा गया है कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि ये पद पाठ का है जिसको सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है। तो बस प्यारे मित्र इसको पढ़ने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कविता का नाम पद और कवि का नाम सूरदास, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, बस हो गया। अगला है कि कवि ने बांसुरी को किसके अधीन बताया है, यानी कि जो कवि है वो बताता है कि बांसुरी किसके अधीन हो गई है, तो बांसुरी जो है श्री कृष्ण के अधीन हो गई है, ठीक है। कवि ने किस प्रकार की भाषा अपनाई है, आपको भाषा बता देनी है, ठीक है, ब्रज भाषा है या कैसी भाषा।
अथवा करके एक नीचे और लिखा गया है, चाहे आप इसको कर सकते हैं, तो दोनों में से जो आपको पता होगा इसमें एक कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 23 लिखा है कि अधोलिखित संस्कृत खंड का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो संदर्भ यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय अस्थित, किस पाठ का है ये पैराग्राफ? आप पढ़ते ही समझ गए होंगे, ये वाराणसी पाठ का है। ठीक है, बस आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसकी व्याख्या कर देनी है कि ये नगरी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है, ऐसे जो भी इसका अर्थ है वो आप लिख देंगे। बड़े देखिए आपकी अनिवार्य संस्कृत में जो वाराणसी पाठ है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वाराणसी पाठ है और बीरा बीरेड़ पूजते। ठीक है, ये दो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों चैप्टर का आप अच्छे से अर्थ यानी अनुवाद पढ़ लीजिएगा, इसी में से एक आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद खंड ख आपका है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है कि दो श्लोक आपको दिए गए हैं, दो में से जो एक श्लोक आपको पता होगा एक श्लोक का अर्थ आप लिख दीजिएगा। जैसे बंधनम माणा वाप जय वाप पराजय उभय समवीरो वीर भाव ही वीरता, ये वाराणसी वाले पाठ का है, तो चाहे आप इसका लिख देंगे चाहे इसका लिख देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 24 का है कि निम्नलिखित में से अधोलिखित का एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी दो रचनाएं लिखनी है। तो ये तीनों के तीनों जीवन परिचय बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीन लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। 100% इसी में से एक आपको करने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको किसी का भी जीवन परिचय याद नहीं करना है। पद्य से भी देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी दो रचनाएं लिखिए। तो पद्य से भी आपको तीन लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना है, तुलसीदास जी का, बिहारी जी का और महादेवी वर्मा का। इसी तीन में से एक जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई भी जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ है कि श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो भैया दो श्लोक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो एक जो आएगा उसको छोड़ दीजिएगा और दूसरा वाला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 26 नंबर के निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अनिवार्य संस्कृत के 4 प्रश्न लिखे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो है ये मैंने आपको अलग वीडियो में बता दिया है कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतने ही प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, बस उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, यानी वाराणसी कस्या नद्या कूले, यानी वाराणसी जो है किस नदी के कूल पर स्थित है। ठीक है, गंगाया कूले। ठीक है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध है, वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। पुराज कहा आसीत, ग्रामीणा का उपासक। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, आप जिस भी जिला के निवासी हैं उस जिला का जो भी खंड का कथा नाटक है उसका लिख देंगे। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पर देखिए 4 आपको निबंध दिए गए हैं और चारों में से जो एक निबंध आपको अच्छा लगता हो, जो एक निबंध आपको तैयार हो, चारों में से एक निबंध आप कर दीजिएगा। तो बस बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।